एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990। कॉलोनियल रूल के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही ग्रोथ थी और ना ही इक्विटी। ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से पीजेंट्स को हैवी लगान देना पड़ता था। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद लैंडलॉर्ड भी ऐसा ही करने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फूड क्रॉप्स अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़े। इंडिया की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। Before proceeding, we must know main features or problems of Indian agriculture sector between 1950 to 1990. First, low productivity. Indian agriculture sector was known for its low productivity. Lack of knowledge was responsible for stagnation in this sector. Second, disguised unemployment. It refers to a state in which more people are engaged in a work than are really needed. Third, high dependency on rainfall. पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स की वजह से कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, जिससे फार्मर्स रेनफॉल पर डिपेंड रहते थे। जिस साल कम बारिश होती थी उस साल कम प्रोडक्शन भी होता था। फोर्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद भी कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स खुद के कंजप्शन के लिए क्रॉप्स ग्रो करना, कुछ भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं करना जिसे मार्केट में बेचा जा सके। फिफ्थ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, फार्मर्स हार्वेस्टिंग भी मैनुअली करते थे। नाउ गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई। सो लेट्स स्टडी पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। द मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म. Land reform refers to change in the ownership of land holding. Firstly, we should know situation of India. इंडिया में जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स थी। उस पर टेनेंट्स और टिलर्स से कल्टीवेशन करवाते थे और टेनेंट्स और टिलर्स को जो प्रॉफिट होता था उससे उन्हें हैवी रेंट पे करना पड़ता था। इसलिए ये ज़रूरी था कि रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्चुअल टिलर्स को लैंड ओनरशिप मिले, उन्हें हैवी रेंट पे ना करना पड़े और गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे वो डायरेक्टली एक्चुअल टिलर्स के पास जा सके, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। सो गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर दिया, जिससे 200 लाख टेनेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके गवर्नमेंट के। हेंस दिस इज हाउ द जमींदारी सिस्टम एबॉलिश्ड इन 1950। लेकिन तब भी पूरी तरह से इंटरमीडियरीज अबॉलिश नहीं हुई थी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, in some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. Second, in some cases, tenants were evicted and zamindars claimed to be self-cultivators. Third, even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from land reforms. Government ने एक new policy और introduce की थी, which is land ceiling. Land ceiling refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Means, गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी थी कि एक पर्सन सिर्फ इतनी ही लैंड होल्ड कर सकता है। इस लिमिट से ज़्यादा लैंड उससे छीन ली जाएगी और लैंडलेस फार्मर को दे दी जाएगी। The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands and to promote growth in agriculture sector. लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे वो इससे भी बच गए। उन्होंने अपनी लैंड अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर रजिस्टर करा ली थी। नाउ सेकंड, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ड्यूरिंग 1960 मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इस स्ट्रेटजी का मेन एम था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केट फैसिलिटीज एटसेट्रा। Green revolution refers to increase in the production of food grain due to use of high-yielding variety seeds. Agriculture revolution सिर्फ HYV seeds की वजह से हो पाया, जिनको वंडर सीड्स भी कहा जाता है, जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। इन सीड्स का यूज सिर्फ उन्हीं जगह पर किया जा सकता है जहाँ वाटर सप्लाई अच्छी हो। इन सीड्स से अच्छा प्रोडक्शन डायरेक्ट करने के लिए ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है।
So, to derive benefit from HYV seeds, Indian farmers need to have first, reliable irrigation facilities. Second, financial resources to purchase fertilizers and pesticides. Now, comment down the answers of the MCQs. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.